गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल MK केमिस्ट्री अड्डा पर। और यह 5वां लेक्चर है BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनकी पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसकी यह 3rd यूनिट है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड का फिर से हम लोग थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर चलेंगे, जिसमें 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे, 4 ऑप्शन को रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे और थ्योरी को साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी अपने साथियों से कह दीजिए। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जनरली आपका नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल हैं। इनकी खोज जो है फ्रेडरिक मिसर ने की थी सन 1869 ईस्वी में। अम्लीय प्रकृति के होने के कारण इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। चूँकि न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो सभी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं, उसमें साइटोक्रोम क्रोमोसोम्स के अंदर, और यह जीन ट्रांसफ़र के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के, जब हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को तो 2 भागों में बांटेंगे और उनके काम देखेंगे। यह उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलीमर हैं। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। दीज आर नेचुरल बायोपॉलीमर्स, ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं, एंड मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट। यह याद रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड यूनिट है वो क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड्स इनके एकलक हो गए। अगर न्यूक्लिक एसिड्स अगर पॉलीमर हैं तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, एकलक हो गए। और इन्हीं को क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो आप न्यूक्लिक एसिड कह लें, न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तब दोनों ही बातें एक ही है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, सभी जीवित कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। दीज डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यह प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होना है, कैसे होना है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य है कि आनुवांशिक जो जानकारी होती है, यानी कि जीन का ट्रांसफ़र यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सब संकलित किए रहते हैं, ये सब इनका काम है ट्रांसफ़र करना। तो बेसिकली हमें समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड जो है नेचर में एसिडिक हैं, पॉलीमर हैं, नेचुरल बायोपॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बने हैं, और इन्हीं को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं, क्योंकि मोनोमर इनका न्यूक्लियोटाइड है तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। इन्हीं का दूसरा नाम न्यूक्लिक एसिड। सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं, कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों के माता पिता से हम लोगों के गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हुए चले जाते हैं, इन सब का काम कौन करता है, फिर न्यूक्लिक एसिड ही करते हैं। पहला प्रश्न इसी थ्योरी से ही है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल इज, कोशिका की आनुवांशिक सामग्री है। कोशिका की आनुवांशिक सामग्री क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। किससे मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बने हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इन सेल्स के पास जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। अगर न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर हैं, अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर हैं तो इनके मोनोमर की यूनिट का नाम क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यह न्यूक्लियोटाइड की यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स की जब कई यूनिट मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, या जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अभी इनके बारे में भी जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड या प्यूरिन या पिरिमिडीन्स किसको कहा जाता है।
तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का नाम न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये स्वयं में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पॉलीन्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस। न्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से क्या क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपके सामने न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो आइए समझते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, उनमें अम्ल या क्षार मिलाकर। अगर न्यूक्लियोप्रोटीन है, अगर उनका जल अपघटन करा दिया जाए तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड हमें मिलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो एक तो प्रोटीन हो गए, दूसरे न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें हमें मिलती हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, एंड विच कंसिडर्ड एज ए बसल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। These are two types of nucleic acid, deoxyribose nucleic acid and ribonucleic acid means DNA और RNA। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स के जल अपघटन पर प्राप्त होता है, तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के जल अपघटन पर दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ऑफ द एबव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बोथ आर ऑब्टेन्ड, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। न्यूक्लियोटाइड के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? अगर न्यूक्लियोटाइड्स को अगर जल अपघटित कर दिया जाए तो क्या पेंटोज शुगर मिलती है, फॉस्फेडाइंस मिलते हैं, ऑड साइक्लिक बेस मिलता है, या उपर्युक्त सभी मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। लार्ज नंबर में मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो चीज़ें होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, क्या? एक न्यूक्लियोसाइड होता है, दूसरा फॉस्फेटाइन या फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेटाइन यानी कि फॉस्फोरिक एसिड दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यानी कि अगर किसी को कह दें कि न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन पर या न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन पर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये जल अपघटन करने पर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेटाइन दो चीज़ें बनाता है, और पुनः इसके जल अपघटन पर नाइट्रोजनस बेस और शुगर दो चीज़ें बनती हैं। तो हम ये एक साथ ना कह दें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेटाइन तीनों में ही टूट जाते हैं। तो हम ये यहाँ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके पूर्ण जल अपघटन से पेंटोज शुगर और फॉस्फेटाइन और ऑड साइक्लिक बेस में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़, एक P/RUNE प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। दो चीज़ें, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी, प्यूरिन PURINE प्यूरिन पहले प्रकार के बेस हो जाएंगे, और दूसरे प्रकार के बेस है पिरिमिडीन PYRIMIDINE पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन और पिरिमिडीन दो टाइप के बेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यह आंसर सही हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। पेंटोज शर्करा, फॉस्फेटाइन और ऑड साइक्लिक एसिड यानी कि ऑड साइक्लिक बेस यानी नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस में आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन दो
पिरिमिडीन 2 टाइप के बेस, और शुगर में आपको राइबेस और डीऑक्सी राइबोस 2 प्रकार की शर्कराएं देखने को मिलेंगी। तो वहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल सहायक हैं इन फैट मेटाबॉलिज्म, इन प्रोटीन सिंथेसिस, कैरियर इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द एबव। जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनका काम क्या है, यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, आरएनए और डीएनए, तब हम लोग बात करेंगे कि आरएनए क्या काम करेगा, डीएनए क्या करेगा। जो डीएनए है प्रोटीन सिंथेसिस को उस शरीर के अंदर कंट्रोल करने का काम करेगा, और यह प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह डायरेक्टर है, यह काम करने वाला होगा। यह निर्देशित करेगा कि शरीर के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होना है, और आरएनए इसको संश्लेषित करने का काम करेगा। तो फिलहाल के लिए पूछा है कि न्यूक्लिक एसिड इज हेल्पफुल, सहायक है किसमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, उसको ले जाने में काम करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन क्या हैं, एक बार फिर से देख लें। बेसिक 3 फंक्शंस हैं। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। और एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं, जैसे एडीपीज के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडीपी के रूप में ये एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड के बेसिक फंक्शंस हो गए। तो जिस तरह इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए आंसर जो है वह आपका सी सही हो जाएगा। इन्होंने पूछा है मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन संश्लेषण में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। चलिए, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंस, सॉरी न्यूक्लियोसाइड कंटेंस। अब न्यूक्लियोटाइड नहीं पूछा है, न्यूक्लियोसाइड पूछा है। क्या बताया था, न्यूक्लिक एसिड जो है, जब आप न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कराएंगे तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। न्यूक्लिक एसिड को फर्दर 2 भागों में हमने डिवाइड किया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब इन्होंने पूछा है कि जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो किस में टूटते हैं, तो बेस और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, बेस और शुगर, बेस, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों के अंदर। तो न्यूक्लियोसाइड को हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस और शुगर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बेस और शुगर। तो वह क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडिनिन नाम के बेस में राइबोस शर्करा मिलाई तो एडिनोसिन बन गया। ऐसे ही ग्वानिन एमिनो एसिड जो आपके पास बेस है ग्वानिन, उसमें आपने राइबोस शर्करा मिलाई तो ग्वानिसिन नाम उसका हो गया। साइटोसिन में साइटिडीन हो गया, थाइमीन में थाइमिडीन हो गया। इसी तरीके से समझ में आया कि जो न्यूक्लियोसाइड हैं उसके अंदर क्या क्या 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, बेस प्लस शुगर, 2 चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं, बेस और शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड पूछ लिया आप, न्यूक्लियोसाइड की जगह क्या पूछा है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट, यानी कि तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसको जब अपग्रेड कराते हैं तो तीनों आपको मिल जाता है। क्या क्या, बेस, शुगर और फॉस्फेट। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का डी लिख देंगे। तो क्या क्या, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो आपको फॉस्फेट की, बेस पहले क्या, बेस की, शुगर की, फॉस्फेट की, बेस की, शुगर की, फॉस्फेट की, इस तरीके से आपकी देखिए ये चीज़ है क्या, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ऐसे ही बेस, शुगर, फॉस्फेट, यही क्रम चलता रहेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट यह देखने को मिलेगा, बेस, शुगर, फॉस्फेट। और अब आप अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीज़, क्या, बेस और शुगर। तो क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, अब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड।
तो निश्चित है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आपको पूरे क्वेश्चन की सीरीज इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप MK केमिस्ट्री अड्डा पर आप टेलीग्राम पर आप जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके वहाँ पे, और आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ, अभी बताया था, एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं, पेप्टाइड के पॉलीमर हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। नहीं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स की ढेर सारी यूनिट्स जब मिलती हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियो अगर साइड है तो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर क्या है? साइड मतलब एस मतलब शुगर, तो बेस प्लस शुगर आपको देखने को मिल जाए, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको अंदर बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। सभी लोगों को आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 को डी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, राइबोज शर्कराइज। आप जानते हैं कि राइबोज शर्करा जो है वो 5 कार्बन के शर्करा होती है। तो ये कैसी शर्करा है? पेंटोज शुगर हो गई। क्या था? CHO था, उसके बाद CHOH का थ्राइस था, और उसके बाद CH2OH हो। तो यह 3 और 2 5 हो गए। पहले CHO के बाद दूसरा CH2, फिर उसके बाद CHOH का ट्वाइस, और फिर CH2OH। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। तो ये राइबोज कितने की शर्करा है? 5 कार्बन की शर्करा है, तो इसको आप कहेंगे पेंटोज। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स आर नाइट्रोजनस बेस। अभी बताया था क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, विषम चक्रीय रिंग बनाते हैं, नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ना ही ये एसिड है, ना ही एल्डिहाइड है, ना एस्टर है। क्या है? रिंग युक्त साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले नाइट्रोजनस कंपाउंड है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। कैसे पहचानोगे? आपके सामने ही लिखी हुई कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग से दूसरी 5 कार्बन की रिंग जुड़ी है, जिसमें उस रिंग के डायरेक्ट बॉन्ड पे दूसरा एटम नाइट्रोजन ही है। इसमें इस रिंग से जैसे ही करोगे, दूसरा यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा तो दूसरा कार्बन, यहाँ से जुड़ा तो दूसरा नाइट्रोजन, सॉरी दोनों पे। तो ये प्यूरिन बेस का एग्जांपल है कि एक रिंग के साथ दूसरी रिंग 5 कार्बन की जुड़ी है, उस 5 कार्बन की रिंग में तुरंत ही डायरेक्ट दूसरा एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है पिरिमिडीन बेस। तो पिरिमिडीन बेस क्या है? यह 6 कार्बन की केवल एक दो नाइट्रोजन युक्त बेस है। आप ये पहचान पाएंगे कि 6 कार्बन की है, और इसमें 6 कार्बन के साथ 5 कार्बन की एक रिंग जिसमें डायरेक्ट 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो प्यूरिन हो गई। तो ये पहचान है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक भी हो गई कि 6 कार्बन की रिंग के साथ 5 कार्बन की तो क्या बनी है? प्यूरिन, और 6 कार्बन की बनी है तो क्या है? पिरिमिडीन। चलिए, RNA हेल्प इज, RNA सहायता करता है किसमें? डिकोडिंग ऑफ प्रोटीन में, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, जेनेटिक चेंज में। तो अभी आपको बताया था कि RNA जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयोग होता है, और कौन निर्देशित करता है? DNA जो है वह निर्देशित करता है। फिर उन्होंने पूछा है कि वेयर इज द DNA इज मोस्टली फाउंड इज, DNA मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो ये तो जानते हैं, चूंकि न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस में मिलेगा। उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उनको समटाइम्स क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक, यानी साइटोप्लाज्म। तो यहाँ के लिए आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? किसी भी सेल के नाभिक के केंद्र में क्रोमोसोम के साथ साथ उसके रूप में साइटोप्लाज्मिक के फॉर्म में, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। क्या लिखोगे? ऑल ऑफ द एबव। कैसे कह सकते हैं? एक कोशिका में सभी आनुवंशिक जानकारी को शुरू में कोशिका नाभिक के गुणसूत्रों में DNA तक सीमित माना जाता था, पहले टेबल वहीं तक मानते थे। फिर उसके बाद ज्ञात हुआ कि छोटे गोलाकार जो गुणसूत्र हैं, जिन्हें एक्स ट्रांस न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक
यानी कि डीएनए कहा जाता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म में स्थित होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा न्यूट्रल पार्ट में। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए जो है वह प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक एंड क्रोमोसोम्स तीनों के अंदर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में नहीं पाया जाता। यह सब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये सभी क्या हैं? बेस हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सा बेस ऐसा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए की विशेष बात पढ़ लेते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है? बीटा डी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 2 और लगा सकते हैं। कैसे? बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज, ये शर्करा प्रेजेंट है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो गया न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, यह है आपकी शर्करा हो गई। कौन कौन से बेस प्रेजेंट हैं? सी, जी, ए, टी। क्या? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। तो ये आखिरी थाइमिन है, और वहां जो क्वेश्चन में दिया है वो आखिरी ऑप्शन लिखा है यूरेसिल। क्या काम करता है? यह प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और इसकी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स संरचना होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो हमने 5 बातें डीएनए के बारे में सीख ली कि 5 कहीं से भी प्रश्न पूछ ले तो वो आप इस तरीके से बता सकते हैं। क्या क्या? किसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, इसमें शर्करा होती है। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, इसमें 4 बेस होते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए में नहीं पाया जाता, एडेनिन पाया जाता है, ऐसे याद रखेंगे CGAT। उसमें आरएनए में याद रखेंगे CGAU। किसके लिए? आरएनए के लिए। और CGAT किसके लिए याद रखेंगे? डीएनए के लिए। तो अल्फाबेट क्रम में देखो Na दोनों में, क्योंकि दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, डी पहले आता है अल्फाबेट में, टी पहले आता है, आर बाद में आता है, इसके बाद आती है, तो फिर टी के बाद यू आता है। तो पहले वाले में पहला वाला वर्ड लगाना है, लास्ट वाले में लास्ट वाला वर्ड लगाना है। CGAT डीएनए में, CGAU आरएनए में, यह बेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। यह ट्रिक हो गई याद करने की। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है डीएनए के अंदर। क्या होता है? टी की जगह पे थाइमिन, ये याद करना है। तो लास्ट कौन सा हो जाए? कौन सा नहीं पाया जाता? बोले यूरेसिल नहीं पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। तो ये 5 बातें समझ में आ गई। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज और साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन प्रोटीन को कंट्रोलिंग करने का काम करती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने प्रदर्शित की? सभी जानते हैं वाटसन और क्रुक ने डबल हेलिक्स संरचना प्रदर्शित की। डबल हेलिक्स संरचना कैसी होती है? इसमें क्या होता है? डबल हेलिक्स संरचना के अंदर इस तरीके से मरोड़ी हुई संरचना कुछ बनी होती है। ये इसमें जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ये क्या होता है? बैकबोन है। इसमें क्या है? शुगर और फॉस्फेट है। बीच में जो बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं वो क्या बीच में है? नाइट्रोजनस बेस हैं। एक हेलिकल टर्न है, जिसकी एक हेलिकल टर्न जो होता है, उस एक हेलिकल की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर की। ये क्या है? वाटसन एंड क्रुक का मॉडल है जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्यूरिन बेस इज नॉट। पहचान क्या बताई थी? प्यूरिन बेस के लिए हमने आपको बताया था कि 6 कार्बन की हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो, यह आपकी प्यूरिन हो जाएगी। तो वो 2 प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन बेस हैं, और साइटोसिन जो है वह पिरिमिडीन है। किसका एग्जाम्पल है? पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है। यह आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह 5 शर्कराएं लिखी हुई हैं, बेस लिखे हुए हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस है। एडेनिन और ग्वानिन
प्यूरिन बेस हैं, और थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन ये पिरिमिडीन बेस हैं। निश्चित है कि इससे क्वेश्चन बनता है ये कैसे बेस हैं, पिरिमिडीन बेस हैं। तो यह वाला नहीं होगा, कौन सा, साइटोसिन नहीं होगा, क्योंकि यह पिरिमिडीन है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो प्यूरिन बेस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, साइटोसिन नहीं है, साइटोसिन नहीं है। क्यों, ये क्या है, ये पिरिमिडीन बेस है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस, कौन सा ऐसा है जो पिरिमिडीन बेस नहीं है। तो आप समझ गए कौन सा नहीं है, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन, यह दो ऐसे हैं जो क्या हैं, प्यूरिन बेस हैं, पिरिमिडीन बेस नहीं है। तो बाकी के तीन क्या हैं, प्यूरिन बेस हो गए आपके। नहीं है पूछा है तो आंसर क्या सही हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आरएनए है, आरएनए इज ए सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, ट्रिपल हेलिक्स एंड्रेक्स, किस प्रकार की संरचना बनाती है। तो डीएनए डबल हेलिक्स बनाती है और आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स बनाती है। याद रखेंगे, आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब इसके बारे में 5 बातें जान लेते हैं। क्या, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सी शर्करा होती है, बीटा डी राइबोज शर्करा होती है। कौन कौन से बेस होते हैं, CGAU, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। क्या काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये 5 बातें हैं, इससे आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोज न्यूक्लिक, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड कौन सा बेस होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सी शर्करा है, बीटा डी राइबोज। कौन कौन से बेस स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल। और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, सिंगल हेलिक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये 5 बातें हो गई जो कि आरएनए के बारे में। इससे कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे तो 5 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं करना है टेलीग्राम पर आप चले जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। डीएनए अणु की संरचना कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, ब्रांच्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लिखिए भाई। डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, डीएनए अणु की संरचना है। डीएनए अणु की संरचना कैसी है, डबल हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स संरचना है। बहुत बढ़िया, कैसी है, डबल स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, बायो वाले बच्चे इसका जवाब तुरंत दे देंगे। आनुवांशिक कोड में त्रुटि, एरर इन जेनेटिक कोड इज कॉल्ड म्यूटेरोटेशन। कार्बोहाइड्रेट में होता है, एक समय पे आके कांस्टेंट हो जाता है उनका स्पेसिफिक रोटेशन। पिगमेंट माने कलर प्रदान करने वाला वर्णक होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन यही क्या है, जेनेटिक कोड में एरर को ही क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। इम्यूनलाइजेशन नहीं, ये भी नहीं होगा, ये इम्यूनोलॉजी से संबंधित है। म्यूटेशन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। म्यूटेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यू टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ। क्या ऐसी चीज है जिसमें बदल जाए तो म्यूटेशन हो जाएगा। अरे भाई, न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज यूनिट्स होती हैं, बेस होता है, फॉस्फेट यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये डीएनए के अंदर क्या चेंज हो जाए, अगर बेस बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा तो म्यूटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। जेनेटिक कोड में एरर आ जाएगा, बेस बदल जाएगा तो यह चेंज हो जाएगा। इसलिए आप इसका आंसर सी लगा देंगे। एक बार इसका आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव भी लिखा हुआ है। तो क्या है कि इन तीनों के सीक्वेंस चेंज करने से क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तीनों का सीक्वेंस बदल दिया जाए तो क्या बदल जाएगा। यह इसका आंसर आप एक बार खुद से आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें हमें डाउट हो रहा है तो आप सभी लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि म्यूटेशन के दौरान जो बायो वाले बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नहीं सर इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सी बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में वह यौगिक जो आनुवांशिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, किसके बदलने से, किसका चेंज, कौन होता है, डीएनए। यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, स्टोर का भी काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, कौन, डीएनए। तो आनुवांशिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए डीएनए ही जिम्मेदार आपका हो गया। इस तरीके से आपके इस लेक्चर में 30 क्वेश्चन समाप्त हुए और लगभग इसमें से सभी टॉपिक को हमने कोशिश की है कि टच किया जाए, सभी क्वेश्चन रखे जाएं। तो जिस तरीके से आप पीडीएफ को उठाएंगे तो डीएनए के 5 पॉइंट, आरएनए के 5 पॉइंट, बेस से आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस हो गया, हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं। तो इसमें बेसिक बहुत नहीं तो केवल 10 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 10 टॉपिक ऐसे बनते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तैयारी आप लोग ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।